मित्रों नमस्कार। आज मेरे इस वीडियो का विषय है राजस्थान में 1857 की क्रांति भाग 4। इसके अंतर्गत मैंने कोटा की क्रांति को कवर किया है, जिसे हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की अंतिम कड़ी के रूप में देखते हैं। और इसके पश्चात राजस्थान में जो खास घटनाक्रम है 1857 की क्रांति का, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि कोटा में क्रांति तब हुई, ये होती है 15 अक्टूबर 1857 को, जबकि 57 सितंबर 1857 तक न केवल दिल्ली बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में क्रांति की ज्वाला शांत हो चुकी थी। और ऐसे वातावरण में भी कोटा में क्रांति हुई, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। एक स्थिति की बात मैं यह कर सकता हूँ कि राजस्थान में एक साथ मिलकर के कोई क्रांतिकारी एक्शन नहीं हो पाया, किंतु जो अलग अलग घटनाक्रम हैं उन घटनाक्रमों से यह सिद्ध हुआ कि राजस्थान की जनता भी अंग्रेजी शासन कहें या सामंती और औपनिवेशिक गठबंधन का जो व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, उस व्यवस्था से लोग पीड़ित थे और अपना आक्रोश उन्होंने विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया। जहाँ तक कोटा क्रांति का सवाल है, कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोटा कंटिंजेंट जो एक सेना थी, वो सेना में जो उसका खर्चा था, उसका मेजर खर्चा कोटा राज्य की ओर से दिया गया था, जो कंट्रीब्यूशन था। बाकी कोटा कंटिंजेंट स्टेट की फोर्स नहीं थी, बल्कि वह एक तरह की अंग्रेजी सेना थी। तो हम ये देखते हैं कि जब मई 1857 10 मई 1857 को जो ही मेरठ से जो क्रांति शुरू हुई की ज्वाला भड़की और मेरठ के क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुँचे, तो उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि क्रांति के दमन के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। और जो कोटा कंटिंजेंट है, जिसका हेडक्वार्टर इस समय देवली में था, तो देवली से इस फौज को आगरा क्रांति के दमन के लिए भेज दिया गया। तो अंग्रेज़ों के पास कोटा में कोई ऐसी सेना नहीं थी। कोटा स्टेट की अपनी सेना थी, उसमें 2 बटालियन थी, या जो उनका अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा था। 2 देवर ट्रेंड इन दी ब्रिटिश पैटर्न, लेकिन वो पुराने तरीके से अपनी स्टेट्स की जो एक सैल्यूटरी फोर्सेज रह गई थी, जो कुछ कभी कभी सुरक्षा और पुलिस का कार्य भी करती थी। बाकी विशेष अवसरों पर आदि पर राजा के सम्मान में जुलूस और दूसरे कामों में सम्मिलित होती थी। क्योंकि 1818 क्रांतियों के अंतर्गत जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे इन स्टेट्स के, वो तो अंग्रेज़ों के साथ में चले गए, और उनका जो ट्रेडिशनल मिलिट्री सिस्टम था या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी लगभग जो है विखंडित हो गया। किंतु उनकी जो सेना थी, उसमें 2 बटालियन थी, एक का नाम था भवानी पलटन और एक का नाम था नारायण पलटन। तो ये जो कोटा स्टेट की फोर्सेज हैं, उनकी क्रांति है। उन्होंने अंग्रेज़ों और जो अंग्रेज़ों के सहयोगी महाराव हैं, उनके विरुद्ध एक क्रांति का बिगुल बजाया था। जून 18, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था कि मई के अंत तक जो कोटा कंटिंजेंट सेना थी ब्रिटिश नियंत्रण में, उस सेना को देवली से आगरा क्रांति के दमन के लिए भेज दिया। और जून 1857 में ही जो कोटा कंटिंजेंट है, वहाँ कोटा कंटिंजेंट ने आगरा में विद्रोह कर दिया। और जो आगरा के विद्रोही सैनिक थे, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं 1857 की क्रांति पर अब तक 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है जो अंतिम है। इसमें पूरा कॉन्क्लूसिव जो पार्ट है इस 1857 की क्रांति का, वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि नीमच के विद्रोही भी दिल्ली गए थे, किंतु वे आगरा होकर गए थे, और रास्ते में देवली छावनी होकर भी गए थे। देवली छावनी को उन्होंने लूटा था। और जब ये आगरा पहुंच गए, तो आगरा में कोटा कंटिंजेंट ने विद्रोह कर दिया, और वे जो कोटा कंटिंजेंट के सिपाही थे, वे नीमच के क्रांतिकारियों के साथ सम्मिलित हो गए, और उनके साथ मिलकर के वे भी दिल्ली की
ओर रवाना हो गए। तो कोटा कंटिंजेंट का कोटा की क्रांति से सीधा संबंध नहीं था, किंतु कोटा राज्य की सेनाओं को इससे एक प्रेरणा मिली, या कोटा राज्य के सैनिकों का जो क्रांति है वो इससे प्रेरित अवश्य हुई। यह जो कोटा राज्य की सेनाएं थी, इनका मैं अभी बता रहा था, भवानी पलटन और नारायण पलटन, तो इनको लेकर के कोटा या उसको हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसका हेडक्वार्टर कोटा में ही था, तो ये जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे सी वर्टन, वे नीमच में छावनी को बचाने के लिए और छावनी को में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए कोटा राज्य की ये जो अपनी राज्य की सेनाएं थी, जिनको हम भवानी पलटन नारायण पलटन कह रहे हैं, इनको लेकर के वो जून 1857 में नीमच पहुंचे। नीमच से विद्रोही सैनिक तो रवाना हो चुके थे और वहाँ पर व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ यूरोपियन सेनाएं भी आई हुई थी और मेवाड़ स्टेट की सेनाएं भी थी। तो ऐसा एक व्यवस्था हो रही थी ताकि वहाँ एक व्यवस्था कायम की जा सके। किंतु जब ये हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट सी वर्टन कोटा राज्य की सेनाओं को लेकर के नीमच पहुंचा, तो वहाँ कोटा राज्य के जो सैनिक थे उनमें उनकी ब्रिटिश विरोधी भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि नीमच में वहाँ का जो सदर बाज़ार है, उस सदर बाज़ार में डीसा जो गुजरात में है, डीसा से आए हुए अंग्रेज सिपाही या यूरोपियन सैनिकों और कोटा के जो सिपाही आए हुए थे, उनके बीच में आप कुछ हिंसक वारदात की नौबत आ गई थी। उनके बीच में झगड़ा हो गया और उस झगड़े ने हिंसक रूप धारण करने जब लगा तो उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जैसे तैसे उसको दबा दिया। किंतु जो मन में यूरोपियन के प्रति खटास थी वह इस घटना से स्पष्ट हो गई। तो नीमच के सदर बाजार की घटना के बाद कोटा के सैनिकों में ब्रिटिश विरोधी भावना और प्रबल हो गई, क्योंकि वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव ब्रिटिश यूरोपियन सैनिक करते थे, वह तो 1857 की क्रांति के मूल कारणों में एक कारण था। तो उसका प्रभाव हम देखते हैं कि ये जो कोटा की क्रांति किस तरह से जो है क्रांति की ओर बढ़ते हैं यहाँ के सैनिक। तो वो जो नीमच के सदर बाजार में जो यूरोपियन सैनिक और कोटा के जो राज्य की सेनाएं थी, उन सिपाहियों के बीच जब झगड़े की नौबत आई, तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज विरोधी भावना थी वो और प्रबल हो गई कोटा के सैनिकों में। तो वर्टन जो हैं कोटा राज्य के सैनिकों के व्यवहार से नाखुश था। उसकी समझ ये थी, जो उनको ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कोटा स्टेट फोर्सेस, तो उसका ये मानना था कि ये जो झगड़ा हुआ है यूरोपियन सैनिकों के साथ, ये कोटा के सैनिकों ने अनावश्यक किया है, तो इसलिए वो इस व्यवहार को उचित नहीं मान रहा था। तो वर्टन जो है वो वहीं नीमच में ही वर्टन और कोटा राज्य की सेनाओं के बीच में अंतर्विरोध उत्पन्न होने लगे। और जब इसकी खबर कोटा महाराज तक पहुंची, तो महाराज ने सलाह दी इसको वर्टन को कि जो कोटा राज्य की सेनाओं को लेकर वापस लौट रहे थे, क्योंकि वहाँ व्यवस्था कायम हो चुकी थी नीमच में। तो ऐसी स्थिति में कोटा महाराज को यह अंदेशा था कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो कोटा महाराज की सलाह पर जो सी वर्टन पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, उसको नीमच रुके रहने की सलाह दी गई। और जो कोटा की सेनाएं थीं वे सेना वापस कोटा लौटने लगी। और महाराज का ये कहना था कि कुछ समय पश्चात देख करके ही स्थितियों को अनुकूल देख कर ही बुलाया जाएगा। इससे कोटा राज्य के जो सैनिक थे जो वापस लौटकर कोटा आए, उनके मन में वर्टन के प्रति और अधिक संदेह पैदा हो गया और उनको ये लगने लगा कि वर्टन उन्हें दंडित करने का कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो इससे वे और अधिक उद्वेलित हो गए। और तो कोटा महाराज ने जब स्थितियां देखी कि अनुकूल हैं, सैनिक वापस आ गए हैं, अपने सेटल हैं और कहीं किस तरह की कोई बात नहीं है, तो महाराज राम सिंह थे उस समय। महाराज राम सिंह ने अपने वकील नंद किशोर को वाहनों और गार्डों के साथ, रक्षकों के साथ भेजा कि वो वर्टन को नीमच से कोटा लेकर आए। तो नंद किशोर जो हैं वो ये व्यवस्था करने गए और 12 अक्टूबर
1857 को बर्टन अपनी पत्नी, पुत्री एवं 3 पुत्रों को नीमच छोड़कर 2 पुत्रों के साथ कोटा पहुंच गया। तो 12 अक्टूबर को वो कोटा पहुंचता है और 13 अक्टूबर को महाराव जो हैं पॉलिटिकल एजेंट से एक औपचारिक भेंट करते हैं और उस औपचारिक भेंट में ये भी हुआ कि अंग्रेज़ों को महाराव की ओर से इस बात के लिए बधाई दी गई कि 1857 की जो क्रांति थी उसका दमन हो चुका है, क्योंकि सितंबर के एंड तक पूरी तरह से दिल्ली में, लखनऊ में, तमाम उत्तरी भारत की जगहों पर पुनः कंपनी का राज स्थापित हो चुका था। तो महाराव ने उस जो विजय हुई अंग्रेज़ों की 1857 की क्रांति के ऊपर, उसमें तोपों से सलामी भी दी गई। तो जो 13 अक्टूबर की घटना है, इससे सैनिकों के मन में और ज़्यादा आक्रोश पैदा होने लगा कि इन अंग्रेज़ों को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। 14 अक्टूबर को जो वर्टन हैं वो वर्टन महाराव से मिले और नंदकिशोर वकील की उपस्थिति में मिले। वो वहाँ पे मौजूद थे उनके बीच में, और वहाँ बर्टन ने यह सलाह दी महाराव को कि महाराव जो है वो अपनी सेना के एक तो जो मुसलमान और दूसरे पूर्वीय सैनिक हैं उनको सेना से, नौकरी से बर्खास्त कर दे, और ख़ास तौर पर मुसलमान सैनिकों को, उसके ऊपर उनका ज़्यादा जोर था कि मुसलमान सैनिकों को पहले किया जाए, और पूर्वीय जो हैं, पूर्वीय मीन्स जो गैर राजस्थानी हैं, एक अलग बात है उस पर मैं तो पूर्वीय जो एक आइडेंटिफिकेशन था इस राज्य की, सभी राज्यों की सेनाओं में राजस्थान में ये पूर्वीयों का, तो इसको लेकर के उन्होंने सलाह दी। अब बात है कि कहते हैं कि इतना गुप्त बातचीत हुई तो ये सैनिकों तक कैसे पहुंची, तो उनको ये भनक लग गई कि ये जो हैं निश्चित तौर पर जो 2 ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं, मुस्लिम्स एंड पूर्वियास, तो उनको तो निश्चित तौर पर दंडित किया ही जाएगा किसी न किसी रूप में। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा साथ ही साथ कि जो नीमच के बाज़ार में जो अंग्रेज़ सैनिकों के साथ, यूरोपियन सैनिकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया कोटा के सैनिकों ने, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको दंडित किया जाए, और दंडित इस सीमा तक करने की बात भी की गई थी कि उन्हें जो है फांसी तक चढ़ा दिया जाए। तो आप देखिए इन बातों से अब बातें कैसे पहुंची सैनिकों तक, छावनी तक, अब इसके बारे में तो संदेह है कि क्या रहा होगा। लेकिन 15 अक्टूबर को लाला जयदयाल और मेहराब खां, इनके नेतृत्व में जो कोटा की भवानी पलटन और नारायण पलटन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया जहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट रहता था, और वहाँ बर्टन और उसके 2 पुत्र और जो रेजिडेंसी का डॉक्टर था, डॉक्टर सालदर, और एक स्थानीय नेटिव मतलब भारतीय ईसाई था सवील कैंटियर, इनको मार दिया। और मेजर बर्टन के सिर को शहर भर में उसका जुलूस निकाला गया, सर काट लिया गया बर्टन का, और बर्टन के सर को पूरे शहर में घुमाया गया, और उसके बाद उसके सर को तोप से उड़ा दिया गया। तो क्रांतिकारियों ने शहर पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया, और महाराव महल में ही एक तरह से क्रांतिकारियों के बंदी बनकर रह गए। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे, तो वे किले में एक तरह से नज़रबंद की स्थिति में आ गए। सैनिकों के साथ साथ जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक जो थे, वे भी क्रांति में शामिल हो गए, और क्रांतिकारियों को कोटा राज्य के जो अधिकारी थे उनकी भी सहानुभूति और समर्थन मिलने लगा, और जो विभिन्न जिलों और विभिन्न किलों पर तैनात कोटा राज्य के अधिकारी थे, वे भी क्रांतिकारियों के आदेशों की पालना करने लगे। और जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने ही न केवल कोटा शहर का बल्कि कोटा राज्य का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। क्रांतिकारियों ने जो विवरण मिलता है तत्कालीन रिकॉर्ड्स में, सरकारी भंडारों, बंगलों, कारखानों, अस्तबल, तोपखाने, बारूद खानों, कोतवाली चौतरा, इन सब पर कब्जा कर लिया। सरकार को जैसा एक आकलन किया गया है, तत्कालीन ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने एक आकलन किया है कि इसमें उस समय कोटा राज्य को लगभग 18,46,454 रुपये का नुकसान पहुंचा। 6 महीने तक क्रांतिकारियों का
कोटा पर नियंत्रण रहा, वे टैक्स भी वसूल करने लगे, कानून व्यवस्था भी देखने लगे और शहरी नहीं सभी ज़िले उनके कंट्रोल में रहे। तो 6 महीने तक चाहे अंग्रेज़ों की सत्ता अन्य क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्स्थापित हो गई हो, किंतु वे इस स्थिति में नहीं थे कि कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया जा सके। अंत में निराशा और असहाय की स्थिति में महाराज ने मथुराधीश मंदिर वहाँ का बड़ा पूजनीय स्थल माना जाता है। कोटा के में उनका बड़ा महत्व है। तो वहाँ के गोसाई कन्हैया लाल की मध्यस्थता से क्रांतिकारियों के साथ महाराज ने समझौता कर लिया और प्रारंभ में महाराज ने बातचीत करने के लिए अपने ओर से अर्जुन सिंह झाला, कविराज भवानीदान और ठाकुर लक्ष्मणदान को इस काम के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और दूसरे क्रांतिकारियों के पक्ष की ओर से लाला जयदयाल, मेहराव खां और उनके साथ में 3000 सिपाही भी थे। इनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता जब कंक्लूसिव मोड पे पहुंची तो 28 फरवरी 1858 ये घटना हो रही है। 15 अक्टूबर 1857 को तो कब्जा कर लिया कोटा पे और फरवरी में 28 फरवरी 1858 को दोनों पक्षों में जब कोई समझौता फाइनल नहीं हो पाया तो एक बात पर सहमत हो गए कि 15 दिन तक दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे। तो एक अर्थों में कहा जाए कि दोनों पक्षों के बीच जो लड़ाई अथवा युद्ध की स्थिति बन गई थी उसको टालने की बात हुई और उस वार्ता में स्वयं महाराज ने जयदयाल और मेहराब खां के साथ गोसाई जी की जो है गोसाई कन्हैया लाल इनकी मध्यस्थता से 15 दिन का युद्धबंदी का समझौता कर लिया कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इससे महाराज को कुछ राहत मिली, राहत नहीं मिली। इसका लाभ जो दूसरे राज्य के समर्थक थे उनको मिला। इसी बीच में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना थे जॉर्ज लॉरेंस, उन्होंने बॉम्बे से एक यूरोपियन ब्रिटिश सैनिकों को कोटा में आक्रमण करने के लिए बुलाया। इसके अलावा इसी बीच इस शांति समझौते का लाभ उठाकर करौली के महाराजा मदन पाल जो महाराज के व्यक्तिगत रिश्तेदार थे, तो वो नज़दीकी रिश्तेदार थे, पूरा तो मुझे नहीं, ये जो हैं मदन पाल की सेना जो है वो भी कोटा आई, किंतु क्रांतिकारियों ने उनको घुसने नहीं दिया। और रात में ये जो महाराज हैं उन्होंने और ठाकुर लक्ष्मणदान ने सहयोग करके करौली की सेना को चंबल की तरफ नदी से पार करवा करके नावों से और किले में दाखिल करवा लिया। तो किले में करौली की सेना के आ जाने से महाराज और जो किले के अंदर बंद अधिकारी थे उनमें को एक ताकत मिल गई और करौली की सेना ने ठाकुर मलूकपाल और छत्रपाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। महाराज के जो राजपूत समर्थक थे वे भी इन सैनिकों के साथ मिल गए। तो किले के आसपास शहर के कुछ हिस्सों को क्रांतिकारियों से करौली की सेना मुक्त कराने में सफल रही। इसी बीच मार्च 1858 के आरंभ में ही ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया और 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सैनिकों ने कोटा शहर पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सेना ने भारी संख्या में क्रांतिकारी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। न केवल सैनिकों को, क्रांतिकारी सैनिकों को जिनको वे विद्रोही सैनिक कर रहे थे उन्हीं को मौत के घाट उतारा, बल्कि जो उनके समर्थक सिविलियंस बने थे उनके घरों को भी लूटा गया, उनके घरों को तोड़ा गया और गाँव तक में एक आतंक फैलाने की स्थिति पैदा की ताकि जो क्रांतिकारियों में 6 महीने में अपनी स्थिति मजबूत की है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। और कोटा की क्रांति के दमन में जो उत्पीड़न हुआ वह उत्पीड़न केवल क्रांतिकारी सैनिकों का नहीं हुआ बल्कि आम जनता भी उस उत्पीड़न का शिकार हुई। क्रांतिकारियों का जो 6 महीने शासन चला उसमें कोई लूटपाट की घटना या दूसरी कोई ऐसा जुर्म जो कि हीनियस क्राइम जैसी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन इन्होंने आते जिस ढंग से लूट मचाई गई, जो तबाही की, उसके लिए ये ब्रिटिश सैनिक और महाराज के जो अपने समर्थक सैनिक थे वही जिम्मेदार थे। तो फाइनली 20 अप्रैल 1858 को
ब्रिटिश सेनाएं कोटा से हटा ली गई और जो जयदयाल इनको जो क्रांति के नेता थे लाला जयदयाल, मेहराब खां और नवी शेर खां, इनको रेजिडेंसी जो जहाँ पे इन्होंने घेरा किया था, वर्टन को मारा था, वहीं नीम के पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया। बाद में बर्टन और उनके साथ जो और अन्य लोगों की हत्या की थी, उसके 2 पुत्र भी थे, रेजिडेंसी डॉक्टर भी था, एक अन्य व्यक्ति भी थे। तो ये जो वहाँ ये जो हुआ हत्या, उस हत्या की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने एक जांच आयोग गठित किया कि गलती कहाँ से हुई है। और उनका ये समझ थी कि इस क्रांति में महाराव का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो वार्ता वर्डन ने नीमच से लौट करके पूरबीय और मुस्लिम सैनिकों को हटाने के लिए की थी, उसका खबर क्रांतिकारियों को कहाँ से मिली, क्योंकि बर्टन तो बताएगा नहीं, या तो महाराव नहीं, महाराव का वकील। तो ये एक संदेह व्यक्त किया गया। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और भी रास्ते होते हैं जिनसे पता चलता है। तो जब जांच आयोग लगाया गया तो महाराव को इसमें पूरी तरह से निर्दोष पाया गया, उनका कोई हाथ नहीं माना गया। और लेकिन निर्दोष मानने के उपरांत भी जो कोटा महाराव को 17 तोपों की सलामी का अधिकार था, उसे घटा करके 13 तोप की सलामी कर दिया गया। और इस तरह से कोटा क्रांति का अंत हुआ, दमन हो गया क्रांति का। किंतु जो भारतीय हैं, उन्होंने अपना आक्रोश और असंतोष अंग्रेज़ों के सामने प्रकट किया, और जो ही नई व्यवस्था सामंत और साम्राज्यवाद के मध्य जो एक गठजोड़ हुआ था, उस गठजोड़ को जो है एक बार तो हिला दिया। तो यूँ करके कोटा राज्य की क्रांति का अंत हुआ। अब राजस्थान में जो अन्य घटनाएं हैं, उसमें तात्या टोपे के आगमन के बारे में काफ़ी उल्लेख मिलता है। तात्या टोपे जो बिठूर से जो पेशवा के सेनापति थे, उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिला। तो उनको एक लग रहा था कि जो ये मालवा और राजपूताना है, यहाँ से उन्हें समर्थन मिल सकता है। तो जनवरी 1858 से और जनवरी 1859 लगभग 1 वर्ष तक तात्या टोपे राजस्थान में घूमते रहे, किंतु यहाँ से उनको निराशा ही हाथ लगी। यहाँ के किसी शासक ने तात्या टोपे का समर्थन नहीं किया। छोटे जागीरदारों ने थोड़ा बहुत समर्थन किया होगा, किंतु वो दबे, मतलब बिल्कुल चुपचाप। और उनको केवल झालरा पाटन के जो राजराणा थे, उनसे 5 लाख की मदद मिली। अब चाहे वो ज़बरदस्ती वसूल की गई या उन्होंने स्वेच्छा से दी, लेकिन उन्हें कोई लेकिन यहाँ हाड़ौती में होने से, जैसे जनवरी 58 में वो हाड़ौती क्षेत्र में थे, तो उससे थोड़ा सा जो कोटा क्रांतिकारी हैं, उनको ताकत जरूर मिली थी। किंतु वे निराश होकर के जब मालवा की ओर गए, तो 7 अप्रैल 1859 को पड़ौन के कोई जागीरदार थे मध्य प्रदेश के, मान सिंह, उन्होंने तात्या टोपे को बंदी बनाकर अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और अंग्रेज़ों ने एक शॉर्ट ट्रायल करके 18 अप्रैल को, संक्षिप्त ट्रायल के बाद 18 अप्रैल 1859 को सीपरी, जिसको सिप्रू के नाम से भी जानते हैं, उस सीपरी में फांसी दे दी। तो इस तरह से तात्या टोपे का भी यहाँ अंत हुआ। लेकिन अभी भी ठाकुर कुशल सिंह अंग्रेज़ों की पकड़ से बचे हुए थे, और वे ख़ास तौर पर मेवाड़ के इलाकों में जगह जगह बचकर छुपने के अपना भ्रमण कर रहे थे। तो उसका 1860 में वो गिरफ्तार होते हैं। उनके खिलाफ जो है एक आयोग बनता है, जांच होती है, और उसमें उन्हें निर्दोष तो नहीं माना गया, किंतु उनको आम माफ़ी मिल जाती है। लेकिन वे कभी लौट करके आहुआ स्वयं नहीं आए। बाद में उनके उत्तराधिकारी ठाकुर देवी सिंह ने वो जो है 1867 में वहाँ पुनः आहुआ प्राप्त किया। और जो राजस्थान के शासक थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किया, और उस ब्रिटिश सत्ता के समर्थन में देखते हैं कि उसके बदले में यहाँ के शासकों को कुछ पुरस्कार भी मिले, जिसमें खास तौर पर मेवाड़ के शासक को निम्बाहेड़ा इनाम में मिल गया। जो निम्बाहेड़ा नीमच के पास है, निम्बाहेड़ा टोंक के नवाब के पास था, तो उनसे छीन करके वो जो है मेवाड़ को दे दिया गया। जयपुर स्टेट को कोट कासिम का परगना दिया गया, जो बिल्कुल हरियाणा के पास जा करके है, अलवर ज़िले में पड़ता है। और बीकानेर के जो महाराजा थे, उनको टिब्बी परगने में 41 गांव
जो कि पंजाब और हरियाणा के मतलब पंजाब के गांव थे, क्योंकि इन टिब्बी के जो 41 गांव मिले टिब्बी में शामिल किए गए, वो पहले वहाँ सिख पॉपुलेशन उस समय भी काफ़ी थी। तो 41 गांव जो इनको पंजाब से टिब्बी परगना में मिलाने के लिए मिल गए। तो इस तरह से राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत तो वही हुआ जो संपूर्ण भारत में हुआ, किंतु जब ये लग रहा था कि यहाँ के शासक समर्थक हैं और जब शासकों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो राजस्थान के अन्य लोगों ने अपनी भूमिका द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि भारत के अन्य भूभागों में जो क्रांति का ज्वाला जली थी, उसकी जोत राजस्थान में भी जली रही और राजस्थान के क्रांतिकारियों का भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नमस्कार।